m1 a के बराबर। ये इक्वेशन आप याद रख सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो इस तरह इसका आंसर हो रहा है 2mg माइनस T2 इज इक्वल टू 2m इंटू ए। इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो T1 माइनस, तो हाफ तो आता ही आता है, बस m की जगह आने लगता है आई। तो आज इस वीडियो में हम रोटेशनल डायनामिक्स एंड रोटेशनल काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और फिजिक्स के और भी टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इस सीरीज में। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो यदि आपको ये पसंद आता है तो। और यदि कुछ मेरी गलतियां यदि इसमें होती हैं तो वो भी पॉइंट आउट करो आप, तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए मेरे और आपके बीच में। तो यदि आप इसको पसंद करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो इस सीरीज को फिर हम पूरा साल कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियोस सभी के लिए यूज़फुल हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जेई मेन या एडवांस का, क्योंकि बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ध्यान से इनको आपको सुनना चाहिए, हर प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना चाहिए। तो पेन पेपर लेकर मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो बहुत फ़ायदा आपको होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m1 and radius r is mounted on frictionless bearings about a fixed axis through O। ये वो सॉलिड सिलेंडर जिसका मास m1, रेडियस है r, और इसको फ्रिक्शनलेस बेयरिंग्स पर माउंट किया हुआ है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ये होगी उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो m1 इसका मास है, r रेडियस है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट द एक्सिस इज हाफ m1 r स्क्वायर। क्वेश्चन में बताया हुआ है, नहीं दिया होता तो आपको याद आ जाएगा कि डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होते हैं, दोनों होते हैं 1/2 mr स्क्वायर। और यदि हॉलो सिलेंडर होता या रिंग होती तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से याद रखो। अ ब्लॉक ऑफ मास m2 सस्पेंडेड by a cord wrapped around the cylinder as shown above is released at time t equals to 0। ये वो कॉर्ड दिखाई हुई है और उससे सस्पेंडेड है ये मास m2, और इसको t इक्वल्स टू 0 पर रिलीज करते हैं। तो हमको पहले पार्ट में क्या बताना है, 3 पार्ट्स में है ये क्वेश्चन। पहले पार्ट में क्या बताना है, ऑन द डायग्राम बिलो ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर एंड ऑन द ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, जेई मेन में भी कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा, एक ट्रांसलेशन के लिए और एक रोटेशन के लिए। इस बात को याद रखें। और फिर यदि सेकंड लॉ लगाना है आपको, अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर अनबैलेंस टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। इनको लगाने के लिए पहले आपको फोर्सेस देखने पड़ेंगे। तो वही पहले पार्ट में हमसे पूछा हुआ है। तो ये है वो सॉलिड सिलेंडर, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, और ब्लॉक m2 पर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। ये है m2। पहले इसकी बात कर लेते हैं, इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक तो इसका वेट m2g डाउनवर्ड्स, और दूसरा होगा टेंशन। यहाँ पर इस कॉर्ड में आएगा टेंशन, मान लेते हैं t, तो t अपवर्ड्स एक्ट करेगा। ये दोनों फोर्सेस इस ब्लॉक m2 पर। और सॉलिड सिलेंडर की यदि बात करेंगे, इस पर कौन कौन से फोर्सेस, तो एक तो टेंजेंशियली ये लगेगा टी, टेंशन। दूसरा इसका अपना वेट, सॉलिड सिलेंडर का मास दिया हुआ m1, तो इसका वेट होगा m1g। और एक और फोर्स होगा, और वो होगा जो इसको सपोर्ट से मिलेगा, मतलब ये सपोर्ट फोर्स, ये अपवर्ड्स एक्ट करेगा। ये तीसरा फोर्स हो गया। तो इस तरह से 3 फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगे, सॉलिड सिलेंडर पर और m2 पर होंगे ये 2 फोर्सेस। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, तो पहला तो काम यही होता है, हमको एफबीडीज बनाना होते हैं, जो इस क्वेश्चन में इस पार्ट में पूछ लिया है हमसे। तो फिर से बोलता हूँ, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास है m1, रेडियस r है, और इसको माउंट किया हुआ है फ्रिक्शनलेस बेयरिंग्स पर। ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कॉर्ड से लटका हुआ है ये मास m2 को रिलीज करेंगे। तो हमसे पहले पार्ट में तो सिर्फ ये पूछा है कि इन पर फोर्सेस कौन कौन से आएंगे।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ m1 m2 r एंड g, इनकी टर्म्स में डिटरमिन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, मतलब ए पूछा है हमसे, ए पूछा हुआ है। टेंशन इन द कॉर्ड मतलब ही टी पूछा हुआ है, तो ए और टी को हमको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ m1 m2 r एंड g। उसके लिए करना क्या पड़ता है हमको, ट्रांसलेशन और रोटेशन के लिए सेकंड लॉ लगाना है। तो पहले इसके m2 के लिए, ब्लॉक के लिए सेकंड लॉ लगाते हैं हम, न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या है वो, अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसके लिए लगा रहे हैं, ब्लॉक के लिए। अब ये ब्लॉक जैसे ही रिलीज होगा तो ये नीचे जाएगा, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है a, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से आ रहे थे, m2g, और दूसरा फोर्स था t। तो यदि ये नीचे जा रहा है मतलब नेट फोर्स नीचे है, इसका मतलब m2g लार्जर है t से। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो वो होगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू उसका मास इनटू एक्सेलरेशन a। तो ये ट्रांसलेशन की इक्वेशन बन गई, किसके लिए, m2 के लिए। यहाँ इस सिस्टम में दो चीजें यूज हुई हैं, एक तो ब्लॉक है, दूसरा वो सॉलिड सिलेंडर है। तो इसके लिए हमने सेकेंड लॉ लगाकर ये इक्वेशन बनाया है, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। अब बात करेंगे उस सिलेंडर की, तो उस सिलेंडर के लिए टॉर्क इक्वेशन हमको लगाना पड़ेगा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा। और टॉर्क निकालना है तो फोर्स कितना आ रहा है यहाँ, ये जो दो फोर्सेस थे m1g और सपोर्ट फोर्स, वो तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहे हैं, तो उनका तो कोई टॉर्क होगा नहीं। टॉर्क सिर्फ ये प्रोड्यूस करेगा, टेंशन। और ये कितना होगा, तो फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी, यानी नेट टॉर्क इसके ऊपर कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है टी आर, और नेट टॉर्क होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दिया हुआ था हमको, क्या बोला था, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, और m मतलब m1 आर स्क्वायर, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसके रिम पर कोई भी जो पॉइंट होगा उसके लिए ये अल्फा कितना होगा, तो आप जानते हैं a इज इक्वल टू होता है अल्फा आर। कोई भी लीनियर वेरिएबल ये होता है एंगुलर वेरिएबल इनटू रेडियस, जैसे v इज इक्वल टू होगा आर ओमेगा, वैसे ही a इज इक्वल टू, ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल, तो ए टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ये रिम के किसी पॉइंट के लिए अल्फा की वैल्यू हुई, तो अल्फा कितना होगा, a बाय आर, a अपॉन आर। तो यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशंस करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है, हो सके तो फाइनल रिजल्ट याद रखना है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये आर से एक आर कैंसिल और इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको टी मिला, टी इज इक्वल टू कितना है, वो है हाफ m1 a के बराबर, ये इक्वेशन 2। और इक्वेशन जो 1 बनाई थी हमने वहां से भी टी फाइंड आउट हो गया है, टी इज इक्वल टू कितना होगा वो m2g माइनस m2a। और इसे इक्वेट कर देते हैं, इसको और इसे इक्वेट करने पर हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन जो इसमें आया हुआ है और यहाँ भी आया हुआ है ए के लिए इसको सॉल्व करना है, तो इक्वेटिंग m2g माइनस m2a इज इक्वल टू हाफ m1a, हाफ m1a, ऐसा हुआ। और a के लिए अब इसको सॉल्व करना है तो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं और a करते हैं कॉमन, साथ में ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 2, और इसको इधर ले गए तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है m1 प्लस 2m2, 2m2 इज इक्वल टू m2g
और ए मिल गया हमको। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m2g अपॉन m1 प्लस 2m2। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। हो सके तो इसको याद रख लें, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है, m2g। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो m2g है, यहाँ आता है 2m2g, और टोटल मास m1 प्लस m2 होता है वैसे, पर यहाँ हमको लेना है m2 के साथ दोनों में 2 आ रहा है। इस तरह इसको आप याद रख सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो इस तरह इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। दूसरा फिर हमको क्या फाइंड करना है, टेंशन। यदि ए की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो टेंशन भी हमको मिल गया। कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूं मैं, T इज इक्वल टू हाफ m1a। तो बस ये लेना है हमको, हाफ m1a, एंड a इज 2m2g अपॉन m1 प्लस 2m2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर m1 m2g अपॉन m1 प्लस 2m2, ये आ गया टेंशन का वैल्यू। इस तरह दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुली ऑफ मास 3m and radius r is mounted on frictionless bearings and supported by a stand of mass 4m at rest on a table as shown above. The moment of inertia of this pulley about its axis is 1.5 mr square. Passing over the pulley is a massless cord supporting a block of mass m on the left and a block of mass 2m on the right. The cord does not slip on the pulley. इसका मतलब साथ साथ घूमती है वो, रस्सी घूमती है, कॉर्ड घूमती है, और वो पुली भी घूमती है साथ में, स्लिपिंग नहीं होती उनके बीच। सो आफ्टर द ब्लॉक पुली सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द पुली बिगिंस टू रोटेट। तो आपने देख ली होगी क्या है सिचुएशन। ये है वो पुली, उसका मास 3m है, याद रखना पड़ेगा, उसका मास है 3m और उसकी रेडियस है r, और ये स्टैंड जो दिया हुआ है, स्टैंड का मास है 4m जो उस पुली को सपोर्ट कर रहा है। फ्रिक्शन एब्सेंट है, 3mr ये पुली के लिए बोला हुआ है। और आगे क्या बोल रहे हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का वो कितना है, वो है 1.5 मतलब 3/2 mr स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा आगे। उसके अलावा ये बोला हुआ है कि इस पुली के ऊपर एक ये दिखाई हुई है कॉर्ड, ये पास हो रही है कॉर्ड, और राइट में 2m मास का एक ब्लॉक है और लेफ्ट में m मास का एक ब्लॉक है। तो ऐसा है हमारा सिस्टम, एक पुली जिसका मास 3m, रेडियस r, सपोर्टेड बाय अ स्टैंड ऑफ मास 4m, ये मासलेस कॉर्ड, और ये मासेस लटके हुए हैं, राइट में 2m और लेफ्ट में m। पहले पार्ट में कह रहे हैं, ऑन द डायग्राम्स बिलो ड्रॉ एंड लेबल ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच ब्लॉक। तो ब्लॉक्स के एफबीडीज बनवाए हुए हैं हमसे, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इनके ऊपर। तो जैसे 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक होगा वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स 2mg, और ऊपर यहाँ होगा टेंशन। इसी तरह इस पर वेट आएगा mg और ऊपर होगा टेंशन, पर इसको हमको दोनों को t नहीं लिखना है। जैसे हम लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करते हैं, तब यदि स्ट्रिंग मासलेस होती है तो दोनों तरफ टेंशन्स इक्वल हो जाते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यदि टेंशन्स इक्वल होंगे तो फिर एक टेंशन यदि क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा टेंशन एंटी क्लॉक, ये घूमेगी ही नहीं। ये पुली क्योंकि रोटेट हो रही है, इसका मतलब टेंशन्स आर नॉट इक्वल। तो एक को हमको बोलना पड़ेगा T2, एक को बोलना पड़ेगा T1। इसको लिख लेता हूं मैं T2 और इसको लिख लिया मैंने T1। ये है टेंशन्स जो रोप में आएंगे। यहाँ पर यदि इसी डायग्राम पर दिखाएंगे तो ये हो गया वेट 2mg और ये हो गया टेंशन, क्योंकि एग्जाम में आपको उसी डायग्राम पर फोर्सेस शो करने पड़ते हैं, अलग से फ्री बॉडी डायग्राम्स नहीं बनाते हैं हम। ये दो फोर्स और ये mg डाउनवर्ड्स
और ये हो जाएगा T1। इस तरह T1 T2 2mg mg, ये फोर्सेस इनके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो ये पहला पार्ट हुआ। आगे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा है यूज द सिंबल्स आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए, मतलब वही T1 T2 और 2mg और mg, ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके आंसर्स कर रहे हैं। द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाकर, अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक्स के लिए ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लिखनी है न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो फिर से यहाँ फोर्सेस शो कर देता हूं मैं, कौन कौन से फोर्सेस। एक 2mg, इसके ऊपर एक्ट करने वाला डाउनवर्ड्स फोर्स 2mg, टेंशन हमने T2 कंसिडर किया है, ये T1 ये अज्यूम किया है, और ये mg। तो अब ये घूमेगी कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देख रहे हैं कि ये फोर्स लार्जर फोर्स है 2mg, तो इसका टॉर्क ज्यादा होगा, तो ये इस तरह से घूमेगी, क्योंकि ये इधर एक्सेलरेट होगा, इधर एक्सेलरेट होगा, तो इस तरह से ये पुली को रोटेट होना पड़ेगा। तो ये मान लिया हमने एक्सेलरेशन ए, लीनियर एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का, और ये ब्लॉक साइमल्टेनियसली ऊपर जाएगा। तो और मान लो आप गलत मान भी लेते हैं और सॉल्व करते हैं इक्वेशंस, तो माइनस साइन यदि आए, मतलब आपकी जो सपोज डायरेक्शन है वो गलत है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ 2m बड़ा है, ये छोटा है, तो हमने इधर मान लिया एक्सेलरेशन ए। अब इक्वेशन लिखें, यदि ये पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं मैं, पार्ट बी के 1 में हमको इक्वेशंस लिखनी है ट्रांसलेशन ऑफ ईच ऑफ द टू ब्लॉक्स। तो इसके लिए इक्वेशन लिखें, तो इस पर अनबैलेंस फोर्स कितना है, तो क्योंकि ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब अनबैलेंस फोर्स नीचे है, नेट फोर्स वो होगा 2mg माइनस T2, 2mg माइनस T2 इज इक्वल टू उसका मास 2m, और एक्सेलरेशन कितना है a। तो ये एक इक्वेशन आ गया फॉर मास 2m। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन के लिए लिखेंगे T1 माइनस mg, T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इसको बोल देता हूं 1, इसको 2। ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। सेकंड में बोल रहे हैं द एनालोगस इक्वेशन फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द पुली। अब पुली की रोटेशन की इक्वेशन लिखनी है, मतलब नेट टॉर्क या अनबैलेंस टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, वो इक्वेशन अब हमको लिखना है। तो क्या लिखें, नेट टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ये दोनों। अब इसको मैं इधर भी दिखा देता हूं, ये जो फोर्स दिखाया था T2, ये था इस 2m पर, और पुली पर जो लगेगा वो भी T2 होगा, टेंजेंशियली डाउनवर्ड्स। इसी तरह से यहां पर भी, तो इस पुली के ऊपर इस तरह से दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये है कितना T2, और एक ये है T1। अब यदि ये दोनों बराबर होंगे तो ये रोटेट ही नहीं होगी, पर T2 ने टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस किया होगा। अब T2 का टॉर्क कितना होगा, तो T2 का टॉर्क देखने के लिए ये फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इसकी रेडियस हो जाएगी, जो कितनी दी थी स्मॉल आर रेडियस, यानी टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेगा टेंशन T2, वो होगा T2 टाइम्स R। और वो होगा कैसा, क्लॉक या एंटी क्लॉक, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो एक स्पैनर लेकर उसके माउथ को यहाँ रख देना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, और उस पर वो फोर्स लगाना चाहिए। वो स्पैनर का हैंडल किस तरह घूम रहा है, वो घूम रहा है क्लॉकवाइज, यानी T2 विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज टॉर्क एंड T1 विल प्रोड्यूस, अब ऐसा करना पड़ेगा, इस तरह करेंगे तो T1 ने प्रोड्यूस करना है क्लॉकवाइज टॉर्क, और इसमें से लार्जर कौन सा होगा, ऑब्वियसली क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब ये वाला टॉर्क बड़ा होगा और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला छोटा होगा। T1 will produce anti-clockwise torque, T2 will produce clockwise, और नेट जो होगा वो होगा क्लॉकवाइज, और वो होगा कितना T2R माइनस T1R।
दोनों के टॉर्क्स होंगे कितने कितने, इसका टॉर्क क्या होगा, तो इसका टॉर्क होगा T2 टाइम्स आर, और इसका टॉर्क कितना होगा, ये होगा T1 टाइम्स आर, फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बस इसमें एक सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देना है। तो ये हो जाएगा T2 आर माइनस T1 आर, आर कॉमन कर देते हैं तो ये बचा T2 माइनस T1 इंटू स्मॉल आर, ये हुआ नेट टॉर्क। और नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, और अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, ये हमेशा यूज होगा, याद रखें ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा को आप ए बाय आर तो लिख ही सकते हैं। तो ये हुआ नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना दिया हुआ था, हमसे क्वेश्चन में बोला था 1.5 एम आर स्क्वायर है, मतलब ही 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। और यहाँ से ये जो अल्फा है, अल्फा को क्या लिख लेंगे, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, तो ये बन गई एनालोगस इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन। आप देख रहे हैं दोनों ही क्वेश्चंस में हम लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, एक इक्वेशन ट्रांसलेशन के लिए बनाते हैं, एक इक्वेशन रोटेशन के लिए, एक में आता है ए, एक में आता है अल्फा। तो इस रिलेशन से या तो ए को अल्फा की टर्म्स में या फिर अल्फा को ए की टर्म्स में लिख देते हैं, तो कॉमन वेरिएबल हो जाता है, फिर आसानी से वो इक्वेशंस सॉल्व हो जाती हैं। यही काम हम बार बार करते हैं। तो ये आर इससे कैंसिल, ये आर इससे कैंसिल, यानी T2 माइनस T1 बराबर हो गया 3/2 ma, 3/2 ma। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द इक्वेशंस इन पार्ट बी फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, मतलब हमको ए के लिए इसको सॉल्व करना है, और ए को यदि सॉल्व करना है तो हमको ये एक्सप्रेशन चाहिए, T2 माइनस T1 यदि हमको मिल जाता है तो इसमें सब्सटीट्यूशन के बाद फिर हमको ए मिल जाएगा, ये है इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है। अब पहले निकालते हैं T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 निकालने के लिए T2 माइनस T1, तो इसको पहले रखना पड़ेगा हमको, और इसमें से इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या ऐड कर दें, ऐड कर देते हैं दोनों को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। आप साथ साथ में कर रहे होंगे सॉल्व तो बहुत अच्छा होगा, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी क्लास में बच्चे नहीं हैं, अभी मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी सॉल्व करें, कुछ गलत होता है तो पॉइंट आउट करना, मेरा नंबर लिख कर रखो, यदि आप मेरे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात करके ऑनलाइन भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो 2mg माइनस T2, 2mg माइनस T2 ऐड कर रहा हूँ मैं, प्लस T1 माइनस mg, माइनस mg, और इधर क्या आएगा ऐड करने पर, तो इक्वल्स टू 3ma। ये दो इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया है, तब 2mg माइनस mg, ये क्या बनेगा, mg, mg, और इसको लाता हूं मैं इधर 3ma, और इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो T2 हो जाएगा पॉजिटिव, T1 हो जाएगा नेगेटिव। इस तरह से ये हमको मिल गया T1, T2 माइनस T1 का वैल्यू, और ये जो वैल्यू है इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, और फिर ये हमको मिल जाएगा। तो मैं पार्ट कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व द इक्वेशंस इन पार्ट बी फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, मतलब दिस इज पार्ट सी। उसके लिए ऐड किया आपने 1 और 2 को, T2 माइनस T1 निकाला, और अब इसमें यहाँ सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, तो mg माइनस 3ma, mg माइनस 3ma इज इक्वल टू 3/2 ma। तो बस इसको उधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये mg, और इसको जब ट्रांसपोज करेंगे ऐड होगा, ये 3/2 में 3 ऐड होगा, यानी ये हो जाएगा एलसीएम लेने पर 9ma, 9ma अपॉन 2। सही किया मैंने, इसको उधर ले गए, ma कॉमन किया, 3 + 3/2, 4.5,
4.5, मतलब ही ये सही है। तो ए कितना हो गया, ए हो गया, ये एम भी कैंसिल आउट है, तो बस ए इज इक्वल टू हो गया 2g/9, 2g/9। तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा था इन ब्लॉक्स का, तो ये ब्लॉक्स एक्सेलरेट इसी से हो रहे हैं 2g/9 से, बस इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन के साथ लिखते तो एक को माइनस साइन के साथ लिखना पड़ता, पर उनका मैग्नीट्यूड है 2g/9। तो ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिटरमिन द टेंशन इन द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड अटैच टू द ब्लॉक ऑफ मास m। टेंशन फाइंड करने के लिए अब a आ गया है, तो यहां से टेंशन भी आ जाएगा T1, ये पार्ट D कर रहा हूं मैं। T इज इक्वल टू कितना होगा, T इक्वल्स टू टेंशन इन द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड अटैच टू द ब्लॉक स्मॉल m, मतलब ही T1 फाइंड आउट करना है। मैंने ये इक्वेशन सही लिया है, तो T1 इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ रख दें ए की वैल्यू, ए की वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2mg/9, 2mg/9, ये यहाँ आएगा और इसके साथ में ऐड होगा mg, mg ऐड होगा, तो कितना बन गया ये 9 और 2 11, मतलब 11mg/9, ये आ गया T1 का वैल्यू, ये आ गया T1 11mg/9। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको 11mg/9 इज T1। और T2 यदि चाहिए, तो T2 यदि चाहिए तो इस इक्वेशन से निकल आएगा या फिर यहाँ से निकल आएगा। T2 इज इक्वल टू होगा T1 प्लस 3/2, अच्छा उसमें a की वैल्यू डालना पड़ेगी, तो बात बराबर है, तो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, टेंशन वहाँ लिख लिया है हमने 11mg/9, और अब T2 फाइंड आउट कर लेते हैं। T2 हालांकि पूछा नहीं है, पर अगले पार्ट में भी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी। तो T1 तो आ गया 11mg/9, T2 यहाँ से आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू होगा 2mg, 2mg माइनस 2ma, 2ma, a इज 2g/9, 2g/9, तो ये 9 दूनी 18 और ये 4, मतलब 14mg/9, ये हो जाएगा टेंशन T2, ये हो गया 14mg/9, दिस इज टेंशन T2। तो T1 T2 दोनों निकल आए हैं। अब अगला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ पर आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं यदि आप सोच नहीं पाए तो। डिटरमिन द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द apparatus बाय द टेबल व्हाइल द ब्लॉक्स आर इन मोशन। क्या पूछा जा रहा है हमसे, हमसे पूछ रहे हैं इसकी रिएक्शन, फ्लोर की रिएक्शन जो इस सिस्टम पर आएगी, इस apparatus पर आएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसको बोल देते हैं Fn। तो ये Fn कितना होगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि डाउनवर्ड्स फोर्सेस कितने हैं। जैसे ये है डाउनवर्ड्स फोर्स T1, जो किस पर लग रहा है, पुली पर लग रहा है एक्चुअली, इन टर्न वो किस पे लगेगा, ग्राउंड पर। इसी तरह से ये T2, ये भी डाउनवर्ड्स फोर्स है। और डाउनवर्ड्स फोर्स कौन कौन से होंगे, तो एक होगा ये, इसका मास लेना पड़ेगा 4m स्टैंड का मास, ये दोनों मासेस mg और ये m और 2m का मास, तो ये टोटल मास ये हुआ, कितना हुआ ये 4 और 2 6 और 1 7, 7mg, 7mg, ये होगा डाउनवर्ड्स फोर्स। और साथ में क्या आएगा, T1 और T2 भी आएंगे, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड्स फोर्सेस हैं जो पुली पर लग रहे हैं, इन टर्न वो किस पर लगेंगे, ग्राउंड पर, उससे उनको रिएक्शन मिलेगी, मतलब ये रिएक्शन काउंटर करेगी सभी डाउनवर्ड्स फोर्सेस को, mg, 2mg, 4mg और 11mg/9 और 14mg/9। तो 11mg/9 और 14mg/9, ये सब मिलकर इतने फोर्सेस लगेंगे ग्राउंड पर, तो ग्राउंड से उनको मिलेगी, ग्राउंड को मिलेगी रिएक्शन, इतना फोर्स काउंटर करेगा ग्राउंड। तो ये इसका आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना 11 और 14, 11 14 और 7 नाम 63, 63, तो 4 और 3 7 और 1 8, और ये भी हुआ 8,
एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा 88 mg/9। तो ये लास्ट पार्ट का आंसर है। तो इस तरह से अब इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। यदि एक बड़ा क्वेश्चन आपने कर लिया, मतलब कई सारे एमसीक्यूज आपने कर लिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस ही हम किया करेंगे, जिसमें अब ये कहाँ के हैं, सोर्सेस क्या है इनके, वो सब की चिंता आप मत करो। आप तो सॉल्व करो, कुछ गलती होती है तो कमेंट करो। आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। तो ये सीरीज चलती रहेगी, और आपने नहीं देखा, अप्रिशिएट नहीं किया, तो हो सकता है कि मैं बंद कर दूं इसको। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, एक जल्दी से फटाफट रिवीजन करते हैं इसका। जैसे ये क्वेश्चन तो रट लेना चाहिए, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको तो रट लेना चाहिए। और रटना है मतलब आंसर नहीं रटना है, आपको मेथड रटना है। क्या दिया हुआ है, ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, मास उसका m1 है और रेडियस है r। ये कॉर्ड और कॉर्ड से लटकाया हुआ है दूसरा मास m2। t=0 पर m2 को रिलीज करते हैं, तो हमसे पूछा हुआ है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। उसके पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स हमने बनाए, अब एक्सेलरेशन हमसे पूछा हुआ है, तो फटाफट इसी डायग्राम पर आपको वो फोर्सेस दिखा देने हैं। इस पर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, m2 g और t, और इसके ऊपर एक आएगा t टेंजेंशियली। ये वाला फोर्स टॉर्क पैदा करेगा, सो घुमाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, वो प्रोड्यूस करेगा लीनियर एक्सेलरेशन। तो एक इक्वेशन हमको बनानी है इससे। ये क्या है, न्यूटन का लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक इक्वेशन हमको सेकंड लॉ से ही, जो रोटेशन का सेकंड लॉ है न्यूटन का, नेट टॉर्क या अनबैलेंस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इससे बनानी है। और ये याद रखना है कि अल्फा क्या लिखा जा सकता है, a/r। तो ये वेरिएबल कॉमन हो जाएगा दोनों में। यदि अल्फा पूछा होता तो फिर हम इधर a को एलिमिनेट करते, मतलब अल्फा r लिख लेते। तो दोनों में a बनाकर ऐसी इक्वेशंस बन जाएंगी दो, एक ट्रांसलेशन से, एक रोटेशन से, और फिर इनके मैनिपुलेशन से एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और टेंशन भी आ जाएगा। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर अगले सवाल में क्या बोला था हमसे, एक पुली है जिसका मास है 3m, रेडियस है r, और ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको किसी स्टैंड से सपोर्ट किया हुआ है। 2 मासेस टांगे हैं किसी मासलेस कॉर्ड से, 2m और m। फिर पूछते क्या है हमसे, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसके पहले ये याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दिया है 1.5 mr²। फिर हमसे क्या पूछा है, कई सारे पार्ट्स थे इसके। पहले पार्ट में क्या बोला था, इक्वेशन बनाओ ट्रांसलेशन की और दूसरे में रोटेशन की। तो इक्वेशन बनाना आपको आ जाएगी। जैसे इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, हमने मान लिया था कि ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है 2mg माइनस t2 इज इक्वल टू 2m इंटू ए। इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो t1 माइनस mg इज इक्वल टू ma। ऐसी इक्वेशन इसकी हो जाएगी। ये 2 इक्वेशंस, ये टॉर्क की इक्वेशन। अब ये क्योंकि घूम रही है क्लॉकवाइज, मतलब T2 ने प्रोड्यूस किया हुआ टॉर्क ज्यादा है, क्लॉकवाइज टॉर्क ग्रेटर है। T2 ने जो प्रोड्यूस किया, टॉर्क निकालने में दिक्कत आती हो तो स्पैनर रूल लगाओ, स्पैनर का माउथ रखो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, और ये फोर्स ऐसे इमेजिन करो लगा है। तो ये हैंडल स्पैनर का कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, यानी इसने प्रोड्यूस करना है क्लॉकवाइज, T1 ने प्रोड्यूस करना है एंटी क्लॉकवाइज। पर लार्जर इसका होगा, यानी T2r माइनस T1r, ये होगा अनबैलेंस या नेट टॉर्क। तो उसमें से r कॉमन कर दिया, ये बना। इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है 3/2 mr², और यहाँ पर अल्फा, अल्फा कितना होगा, a/r। और फिर क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द इक्वेशंस इन पार्ट बी फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स। तो अब इन्हीं के मैनिपुलेशन से इसको एलिमिनेट करना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था हमने, T2 माइनस T1 निकाला, ये r तो खत्म हो गया है, इसमें वैल्यूज डालकर फिर एक्सेलरेशन a निकल आया था। फिर क्या बोल रहे हैं, टेंशन चाहिए तो किसी भी एक इक्वेशन से, पर किसका, कौन सा वाला टेंशन चाहिए हमको, हमको चाहिए T1, T1 चाहिए है, T1 चाहिए है।
तो ये शायद यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हुई है। यहाँ मैंने कौन सी इक्वेशन यूज की है, T2 इज इक्वल टू, तो ये T2 है एक्चुअली 14 mg/9, ये तो T2 है। T1 कितना है, T1 के लिए ये इक्वेशन यूज करना चाहिए था हमको, मैं फिर से करके देख लेता हूँ। T1 इज इक्वल टू MA, A is 2g/9, A is 2g/9 और प्लस mg, तो 9 और 2 11, 11 ही आ रहा है, सही है ये। तो ये T1, इसी तरह T2 निकाल लेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द apparatus बाय द टेबल while the blocks are in motion। तो सब डाउनवर्ड्स फोर्सेस देख लो, उन्हीं को फ्लोर ने काउंटर करना है, तो सब डाउनवर्ड्स फोर्सेस को ऐड कर दिया। डाउनवर्ड्स फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो ये स्टैंड का मास 4m, ये दो मास टोटल हुआ 7m नीचे, और ये दोनों टेंशंस T1 और T2 जो डायरेक्टली पुली पर लग रहे हैं, पर वो ट्रांसमिट हो जाएंगे ग्राउंड में, पुली पर लगेंगे और पुली ग्राउंड पर लगाएगी, क्योंकि पुली स्टैंड से जुड़ी हुई है। तो टोटल फोर्स जो नीचे लग रहा है उसी को उसने काउंटर करना है ग्राउंड ने। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 88 mg/9। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टू यूनिफॉर्म डिस्क्स शोन अबव हैव इक्वल मास एंड ईच कैन रोटेट ऑन फ्रिक्शनलेस बेयरिंग्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। दो ये यूनिफॉर्म डिस्क शो की हुई हैं और ये किसी फ्रिक्शनलेस बेयरिंग्स के अबाउट, इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकती हैं, मतलब अपने सेंटर के अबाउट। द स्मॉलर डिस्क हैज रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स एक्सिस। द लार्जर डिस्क हैज रेडियस 2r। पहले पार्ट में कह रहे हैं डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लार्जर डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस इन टर्म्स ऑफ I। इसकी रेडियस r है स्मॉलर डिस्क की, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है I, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं I डैश। अब ये क्योंकि दोनों डिस्क हैं और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², हाफ mr²। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है दोनों डिस्क के मास सेम है, इस फॉर्मूले में हाफ और m दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, ऐसा हो जाएगा। और इसकी रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और इसकी रेडियस डबल हो गई, और रेडियस यदि डबल हो गई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I। ये तो बहुत आसान है, प्रोपोर्शनैलिटी से सीधे इसको आंसर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है या किसी बड़े क्वेश्चन की स्टेप हो सकती है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हमको पता है, ये ध्यान रखेंगे, कितना है वो 4I। इस बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 4I, इसका I। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द टू डिस्क्स आर देन लिंक्ड एज शोन बिलो। इस तरह से इनको लिंक कर दिया, किससे लिंक किया है भाई, ये लाइट चेन दैट कैन नॉट स्लिप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिम का ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको कंसिडर करें। और यदि ये चेन स्लिप नहीं हो रही है, यदि ये स्लिप नहीं हो रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स, रिम का ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इनकी लीनियर वेलोसिटीज और इनके लीनियर एक्सेलरेशंस सब इक्वल वैल्यू के होंगे, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम रहेगी। दे आर एट रेस्ट when at t equals to 0 a student applies a torque to the smaller disk and it rotates counterclockwise with a constant acceleration alpha। t equals to 0 पर एक स्टूडेंट टॉर्क लगाता है स्मॉलर डिस्क पर और इसको घुमा देता है, कैसे, काउंटर क्लॉकवाइज विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इससे घुमा देता है। assume that the mass of the chain and the tension in the lower part of the chain are negligible। दो कंडीशंस दी हैं, मास यदि नेग्लिजिबल है उस चेन का तो टेंशन थ्रू आउट द चेन सेम रहेगा, और नीचे वाला ये जो पार्ट रहता है इसका तो टेंशन नेग्लिजिबल होता ही है। तो साइकिल के पहिए में, दोनों पहिए के नीचे जो चेन का पार्ट होता है उसमें नेग्लिजिबल टेंशन होता है, टेंशन सिर्फ ऊपर होता है। इन टर्म्स ऑफ I, R, अल्फा एंड T,
डिटरमिन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी टर्म्स में। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटी डिस्क का, आर छोटी डिस्क का रेडियस, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन छोटे डिस्क का अल्फा, और टाइम टी, इनकी टर्म्स में डिटरमिन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले पार्ट में बोला था एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लार्जर डिस्क, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लार्जर डिस्क मतलब हमको अल्फा 2r फाइंड आउट करना है, अल्फा 2r कितना होगा ये फाइंड करना है। तो अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की ये लीनियर वेलोसिटीज कैसी हैं, सेम है, लीनियर वेलोसिटीज सेम है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वी आर इज इक्वल टू वी टू आर, इन दोनों पॉइंट्स की लीनियर वेलोसिटीज सेम। और v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, आर ओमेगा यानी वी आर को क्या लिख सकते हैं हम, वी आर को लिख सकते हैं उसकी रेडियस छोटे डिस्क की आर, आर ओमेगा उसका मतलब ओमेगा आर, और वी टू आर क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम उसकी रेडियस कितनी है वो 2r टाइम्स ओमेगा 2r। और अब यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो इस इक्वेशन को यदि डिफ्रेंशिएट करें तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा डी डी टी ओमेगा आर, वो बनेगा अल्फा छोटी डिस्क का जो दिया हुआ है अल्फा, और इधर क्या होगा ये 2r बाहर, और डी डी टी ओमेगा 2r ये बड़ी डिस्क का अल्फा बन जाएगा मतलब अल्फा 2r। तो यहाँ से हमको अल्फा 2r मिल गया, ये r कैंसिल आउट, अल्फा 2r इज इक्वल टू हो गया अल्फा बाय 2। तो इनके एंगुलर एक्सेलरेशंस बराबर नहीं होंगे, ये भी एक पॉइंट अब आपको यहाँ मिला है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शन में इसकी रेडियस 2r हो गई, तो अल्फा बाय 2 हो गया वो, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और इसका अल्फा अपॉन 2, तो ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बड़ी डिस्क का, ये आंसर आ गया। फिर द टेंशन इन द अपर पार्ट ऑफ द चेन, तो इसकी बात कर लेते हैं बिगर डिस्क की। हमको चाहिए टेंशन जो यहाँ प्रोड्यूस होगा, टेंशन टी, ये फाइंड करना है। मैं इसके लिए टॉर्क इक्वेशन लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये टॉर्क, इसके लिए नहीं लिखना है क्योंकि इसके ऊपर तो स्टूडेंट ने भी एक फोर्स लगाया, दो टॉर्क काम करेंगे इधर, तो इसके लिए लिख रहे हैं फॉर द बिगर डिस्क, ये होगा टेंशन टी, और ये उसकी रेडियस है यानी टी इंटू 2r, ये होगा टॉर्क। और टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, और आई कितना है इसका 4i, इन्हीं की टर्म्स में हमको बताना है 4i और अल्फा, और इसका अल्फा, अल्फा कितना है अल्फा बाय 2, अल्फा अपॉन 2, ये तो इससे टी हमको मिल जाएगा, ये दो से दो बार कैंसिल और ये दो कैंसिल आउट हो गया, यानी टी इज इक्वल टू हो गया आई अल्फा अपॉन आर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर बहुत सारे बन सकते हैं। सीधे यदि ये पूछ लिया होगा तो पहले आपको ये सब फाइंड आउट करके फिर यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो टेंशन आ गया ये टी। अब द टॉर्क दैट द स्टूडेंट अप्लाइड टू द स्मॉलर डिस्क, एक्चुअली होगा ये कि ये घूम तभी सकता है जब इसके ऊपर स्टूडेंट ऐसा फोर्स लगाए कि उससे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो। कहने का मतलब ये है कि टाउ स्टूडेंट माइनस इस टेंशन ने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया टी आर इज इक्वल टू होगा आई अल्फा के बराबर, आई अल्फा। ये इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा, ये होगा नेट टॉर्क इस छोटी वाली डिस्क के ऊपर, टाउ स्टूडेंट माइनस टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा, और हमको ये फाइंड आउट करना है टाउ स्टूडेंट, तो टाउ स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना हुआ, आई अल्फा तो है ही यहाँ, और टी आर और टी ये डाल देते हैं अल्फा आई अपॉन आर इंटू आर, ये आर कैंसिल आउट होकर ये बना 2i अल्फा, 2i अल्फा। तो टाउ स्टूडेंट कितना हुआ 2i अल्फा, ये इसका आंसर है। फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉलर डिस्क एज फंक्शन ऑफ टाइम, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है। तो कभी भी भूल जाते हैं तो जैसी ट्रांसलेशन की होती है वो याद लाओ,
तो हाफ तो आता ही आता है, बस m की जगह आने लगता है i और v की जगह ओमेगा आने लगता है। तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर पूछा है एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्योंकि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसका ओमेगा चेंज हो रहा होगा, इसका ओमेगा टी टाइम पर कितना होगा। तो एट टी इक्वस टू जीरो, क्योंकि रेस्ट से शुरुआत हुई है तो इनिशियल ओमेगा तो जीरो है, और अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है हम इक्वेशंस यूज कर सकते हैं काइनेमेटिक्स की। तो ये यदि इक्वेशन यूज करें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस प्लस अल्फा टी, तो ये तो जीरो है, ओमेगा आ गया अल्फा टी के बराबर, बस उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करो तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एट द इंस्टेंट टी। तो हाफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई है ही, बस ओमेगा की जगह अल्फा टी स्क्वेयर ऐसे लिख देंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं हाफ आई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं।